हेलो बच्चों, आज मैं आपको आपकी एनसीईआरटी बुक का पाठ 1 ध्वनि पढ़ाने जा रही हूँ, जो कि एक कविता है जिसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। कविता की व्याख्या पढ़ाने से पहले मैं आपको कवि परिचय बताऊंगी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल की महिषादल रियासत जिला मेदिनीपुर में हुआ। इस जन्म तिथि को लेकर अनेक मत हैं, लेकिन इस पर विद्वत जन एक मत है कि 1930 से निराला वसंत पंचमी के दिन अपना जन्मदिन मनाया करते थे। महाप्राण नाम से विख्यात निराला छायावादी दौर के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनकी कीर्ति का आधार सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा और कुकुर मुत्ता सरी की लंबी कविताएं हैं। इनका मूल नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। इनका जन्म 21 फरवरी 1896 में मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश में हुई। तो बच्चों, अब मैं व्याख्या पढ़ाना शुरू करती हूँ। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है, मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। व्याख्या करने से पहले बच्चों प्रसंग और संदर्भ लिखा जाता है। जो बच्चों ये शुरू की जो 3 लाइन हैं, यह हर पैराग्राफ में एक जैसी होती हैं और ये लास्ट की 4 ये लाइन है, जहाँ से इसमें कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने कल्पनाशीलता व जीवन में कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखने का संदेश दिया है। तो यहाँ इसमें से लेकर और संदेश दिया है तक, यहाँ तक जो लाइनें होती हैं यह हर पैराग्राफ में अलग अलग होती हैं, और जो ऊपर की ये 3 लाइनें हैं ये हर पैराग्राफ में एक जैसी होती हैं, क्योंकि जो ये लास्ट की 3 लाइनें हैं ये पैराग्राफ के अनुसार बताई जाती हैं कि पैराग्राफ में क्या बताया गया है। तो बच्चों, अब मैं बताती हूँ आपको प्रसंग। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। इसमें कवि ने कल्पनाशीलता एवं जीवन में कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखने का संदेश दिया है। अब व्याख्या। इस पद्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि मेरा अस्तित्व कभी भी समाप्त नहीं होगा, क्योंकि अभी तो मेरे जीवन रूपी वन में खुशियों और उन्नति का कोमल वसंत रूपी सुखों का अंबार आया है। इसलिए मेरा जीवन कभी भी अभी समाप्त नहीं होगा। बच्चों, पैराग्राफ में जो अर्थ शब्द आए हुए हैं उनके अर्थ भी जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक अर्थ नहीं जानोगे तब तक तुम्हें व्याख्या अच्छे से नहीं आएगी। मृदुल का अर्थ होता है कोमल, ठीक है। अब कविता की व्याख्या करने के बाद लिखा जाता है विशेष। इस पैराग्राफ का विशेष है, कवि अपने जीवन की सफलताओं से और अधिक आशावादी एवं उत्साहित हुआ है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वपन मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगह एक प्रत्यूष मनोहर। अब मृदुल का अर्थ क्या होता है? कोमल। गात का अर्थ क्या होता है? शरीर। निद्रित का अर्थ क्या होता है? सोया हुआ। प्रत्यूष का अर्थ होता है प्रातःकाल। इसका प्रसंग वही है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से लिया गया है। अब इसका जो ये है संदर्भ, ये बदल गया है। इसमें कवि ने अपनी सुंदर सपनों के आधार पर जीवन को सुखमय बनाने का संदेश दिया है। व्याख्या। कवि कहता है कि जिस प्रकार प्रभात बेला में, प्रभात बेला सुबह के समय, डालियां कलियां विशेष आभा से युक्त होकर चमक उठती हैं, उसी प्रकार मैं प्राप्त उपलब्धियों से अपना सपना स्वीकार करूंगा। जीवन में
सोई हुई शक्तियों को जगाकर एक सुंदर जीवन का निर्माण करूंगा। इन पंक्तियों का विशेष, कवि जीवन में सोई हुई शक्तियों एवं प्रतिभाओं को जगाकर एक सुंदर एवं सुखद भविष्य का निर्माण करना चाहता है। अब नेक्स्ट, अभी पुष्प पुष्प से तंद्रा लस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रसंग। प्रस्तुत कविता हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 में संकलित कविता ध्वनि से लिया गया है। इसमें कवि कहना चाहता है कि मैं प्रत्येक परिस्थिति में आलस्य का त्याग करके जीवन की पूरी शक्ति लगाकर उस अनंत अविनाशी शक्ति को पा लूंगा। क्या? लालसा का अर्थ होता है किसी चीज को पाने की इच्छा, और तंद्रालस क्या होता है? नींद से अलसाया हुआ, अनंत, जिसका कभी भी अंत नहीं होता। अब इन शब्दों के अर्थों की सहायता से व्याख्या करते हैं। कवि कहना चाहता है कि मैं प्रत्येक फूल से अलसाई एवं मुरझाई कली को दूर करके अपने जीवन का श्रम रूपी अमृत उन पर सींच दूंगा। उन खिली हुई कलियों से मैं अपने अंतिम लक्ष्य का मार्ग प्रशस्त करूंगा। मार्ग का अर्थ होता है रास्ता। विशेष भाव यह है कि कवि अपने श्रम को अर्पित करके जीवन को अविनाशी एवं अनंत शक्ति तक पहुंचाना चाहता है। बच्चों, अब मैं आपको बताती हूँ इस कविता में आए हुए प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी भी नहीं होगा, अभी नहीं होगा? उत्तर, कवि को अभी जीवन में सुख समृद्धि एवं नई उपलब्धियों को पाने की आशा है। उपलब्धियों, सफलताओं। अभी उसमें कुछ नया कर दिखाने की शक्ति भी विद्यमान है, इसलिए उसे लगता है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। प्रश्न नंबर 2, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है? प्रयास का अर्थ होता है प्रयत्न। उत्तर, फूलों को अनंत तक विकसित होने का द्वार दिखाने के लिए कवि अपने कोमल कर कमलों का स्पर्श सुख उन्हें देगा, उनकी अलसाई लालसा को खींच लेगा और अपने जीवन के अमृत को खुशी खुशी उन पर सींचने का प्रयास करता है। प्रश्न नंबर 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है? उत्तर, कवि सोई हुई कलियों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए अपने जीवन के अमृत को कलियों पर सींचना चाहता है। अब कविता से आगे वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, बसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है? आपस में चर्चा कीजिए। उत्तर, वसंत ऋतु का वातावरण सब ऋतुओं से अधिक मनमोहक होता है, मन को मोहने वाला। वसंत में सब पशु पक्षी, पेड़ पौधे प्रसन्न एवं फले फूले होते हैं। उसका साम्राज्य सुखमय होता है, सुख में सुख देने वाला, इसलिए वसंत को ऋतुराज कहा जाता है। कवियों ने लिखा, सर्वम प्रियम चारुतरम वसंते और आए महंत वसंत। प्रश्न नंबर 3, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं? उत्तर, ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। यह कथन सर्वथा उचित है। ऋतु बदलने पर हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। सर्दी में ठंड लगने से जुखाम, खांसी आदि बीमारियां फैलती हैं। गर्मी में उल्टी, दस्त, आँखों की बीमारियां हो जाती हैं। इस प्रकार ऋतु परिवर्तन हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अब अनुमान और कल्पना वाले प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भोर वन वन टूटे हैं,
होली गची ठोर ठोर सभी बंधन छूटे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में वसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 2, स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? उत्तर, अलसाई कलियों के फूलों पौधों के लिए हम भी उन्हें प्रभात के आने का संदेश देंगे। प्रभात सुबह अपने हाथ को कोमल स्पर्श देकर, उन पर जल की बूंदें छिड़ककर, अपने जीवन के रस से सींचकर उन्हें जगाना चाहेंगे। अब भाषा की बात। हरे हरे पुष्प पुष्प में एक शब्द की एक ही अर्थ में पुनरावृत्ति हुई है। कविता के हरे हरे ये पात वाक्यांश में हरे हरे शब्द युग्म पत्तों के लिए विशेषण के रूप में प्रयुक्त हुए हैं। प्रयुक्त का अर्थ होता है प्रयोग। यहाँ पात शब्द बहुवचन में प्रयुक्त है। ऐसा प्रयोग भी होता है जब कर्ता या विशेष्य एक वचन में हो और कर्म या क्रिया या विशेषण बहुवचन में, जैसे वह लंबी चौड़ी बातें करने लगा। कविता में एक ही शब्द का एक से अधिक अर्थों में भी प्रयोग होता है। 3 बेर खाती ते वे 3 बेर खाती हैं। जो 3 बार खाती थी वह 3 बेर खाने लगी हैं। एक शब्द बेर का 2 अर्थों में प्रयोग करने से वाक्य में चमत्कार आ गया। इसे यमक अलंकार कहा जाता है। कभी कभी उच्चारण की समानता से शब्दों की पुनरावृत्ति का आभास होता है, जबकि दोनों 2 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे मन का। ऐसे वाक्यों को एकत्र कीजिए, एकत्र इकट्ठा, जिनमें एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो, एक ही शब्द बार बार आए। ऐसे प्रयोगों को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित पुनरावृत शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बातों बातों में रह रहकर, लाल लाल सुबह सुबह, रातों रात घड़ी घड़ी। तो बच्चों, अब मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।